हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। हम भारत के लोग इस सीरीज का ये 26वां और बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है, क्योंकि हम 52 एपिसोड की इस सीरीज के मध्याह्न में पहुंच गए हैं, यानी हमारी आधी यात्रा पूरी हो गई है। इस एपिसोड के बाद हम भारत के लोग सीरीज में संविधान सभा में अलग अलग विषयों को संविधान का अंग बनाने को लेकर हुई बहस और चर्चा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले स्वतंत्र भारत के एकीकरण की यात्रा को जानना और जीना बहुत आवश्यक है। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण की तारीख तय होते ही साफ कर दिया कि पाकिस्तान को माउंटबेटन की जरूरत नहीं है, वो खुद का गवर्नर जनरल नियुक्त करेंगे। वहीं स्वतंत्रता के बाद भी माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में बने रहे, और ऐसा हुआ तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की चाहत के कारण। प्रिय लॉर्ड माउंटबेटन, आपका पत्र मिला। पत्र में आपने चिंता जाहिर की है अपने नौकरों के बारे में और रहने के स्थान के बारे में। मैं साफ कर देता हूं कि जो सेवक और नौकर यूनाइटेड इंडिया में तुम्हारे साथ हैं, वो आज़ाद भारत में भी तुम्हारे पास ही रहेंगे। जैसा बंगला तुम्हें पहले मिला हुआ था, अब भी उससे किसी भी तरह का कमतर बंगला तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही हमारे नए गवर्नर जनरल रहोगे। 15 अगस्त के बाद गवर्नर जनरल का भारत में कोई रोल नहीं है। अब ये जो भी वो कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ने ही रोका है गवर्नर जनरल को, तो सिंबॉलिक पावर तो गवर्नर जनरल के पास ही है, उसका राइट नहीं है। लेकिन आपने बनाकर रखा है चूंकि, तो अब उसी के पास है। अब मर्जी आप उससे मान लो, जिसको आपने ही बिठाया हो, जो जिसको आपने रोका हो, उससे मर्जी हो वो मांगो, मर्जी हो वो करो, मर्जी हो जैसा करना चाहे वैसा करें। अगर माउंटबेटन उस समय चले गए होते, जैसा पाकिस्तान ने कर लिया, तो शायद पटेल ज्यादा प्रिवेल कर सकते थे। हमें नई परिभाषाएं गढ़नी पड़ती, नए सिरे से हमको मिनिस्ट्रियां बनानी पड़ती। लेकिन हमने गवर्नर जनरल अभी वही रखा था, इसलिए आदत में हमारी था कि गवर्नर जनरल से पूछकर ही काम करेंगे। और गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन बैठा हुआ है, और प्रधानमंत्री ने रोका है, ऑफिशियल चिट्ठी लिखकर रोका है कि राष्ट्रपति भवन आपको खाली करने की आवश्यकता नहीं, मतलब गवर्नर हाउस आपको खाली करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम गवर्नर जनरल बदलने ही नहीं जा रहे। माउंटबेटन ने चिट्ठी लिखकर पूछा था कि क्या हम कोई दूसरा अरेंजमेंट मेरे लिए होगा यहाँ, तो उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, तुम ही बैठोगे, क्योंकि हम तो बदलने नहीं जा रहे तुमको। जबकि लीगली तो उसका राइट ही नहीं बनता। जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 पास हो गया, उसके बाद गवर्नर जनरल का लीगल कोई राइट नहीं है, कैसे हो जाएगा उसका राइट? पाकिस्तान भी तो उसी कानून से आजाद हुआ था ना, उन्होंने तो नहीं रखा, तो हमारे पास रहने के क्या मतलब है? और जब आप कह रहे हो कि सना ट्रीटी ये वो सब यहीं से लैप्स कर रहा है, तो फिर ये नहीं लैप्स करेगा। तो अब गवर्नर जनरल को बिठाया प्रधानमंत्री ने। माउंटबेटन के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने के बावजूद भारत के एकीकरण की कमान सरदार पटेल ने संभाली। देश के पहले गृह मंत्री के साथ साथ देश के पहले उप प्रधानमंत्री होने के चलते
लेकिन एकीकरण की ये प्रक्रिया बहुत कठिन थी, क्योंकि अंग्रेजों की नीति के कारण भारत ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों में बटा हुआ था, और रजवाड़े भी 2-4 नहीं 565। ब्रिटिश सरकार की चलती तो इन रजवाड़ों को भारत में रहने, पाकिस्तान के साथ जाने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प मिल जाता। लेकिन माउंटबेटन के द्वारा ऐसा सोचने से पहले सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण का एक विस्तृत मसौदा माउंटबेटन को पकड़ा दिया, जिससे रजवाड़ों का स्वतंत्र रहने का तो विकल्प ही समाप्त हो गया। पाकिस्तान के साथ जाने की संभावनाएं भी क्षीण हो गईं। युगों युगों से भारत एक राष्ट्र ही नहीं बल्कि एक सभ्यता भी है, और राजा रजवाड़े भारत का अभिन्न अंग रहे हैं। वे ही नहीं, कई शूरवीर राजाओं ने तो भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है। मुझे पूरा विश्वास है देश के 565 रजवाड़े इस नए भारत में भी भारत को ही अंगीकार करेंगे। 602 रियासतों से बात करना, उनको अपने साथ मिलाना, नए सिरे से भारत बनाना, ये कठिन नहीं, बहुत कठिन काम था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूर्ण रूप से कोशिश करती रही, नहीं कर पाई। इसलिए हमें सबसे योग्य व्यक्ति चाहिए था जो निर्णय भी ले सकता था, जो सरकार से उस समय लड़ भी सकता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो हमने गवर्नर जनरल अभी रखा था, जिन्होंने नहीं रखा उन्होंने नहीं रखा, हमने रखा था, और उसने चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि भाई हम तो राष्ट्रपति भवन में हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं, तो अब तो आप स्वतंत्र हो गए, हमें जाना है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा नहीं तुम्हें यहीं रहना है, गवर्नर जनरल हमारे तुम ही हो। पाकिस्तान ने कहा कि हमारा गवर्नर जनरल अब तो आज़ाद हो गए, भाई अपना रखेंगे, तो उन्होंने अपना गवर्नर जनरल जिन्ना को बना लिया। हमारे यहाँ गवर्नर जनरल को हमारी सरकार ने उसी को रखा, तो अब नया चैलेंज पड़ जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर बैठी हुई है, आज़ादी के बाद भी बैठी हुई है, तो अब कौन डील करेगा। और प्रधानमंत्री का हाल आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री ने एक रियासत इंटीग्रेशन के लिए ली थी, जम्मू एंड कश्मीर, उसका हाल हमने 75 साल बाद सॉल्व कर पाया, 70 साल बाद। एक रियासत केवल उनके पास थी, तो ये 602 रियासतों का होता तो क्या होता आप सोचिए। इसलिए हमको पटेल जैसा व्यक्ति उस समय चाहिए था जो देश समझता हो, राष्ट्र की समस्याएं समझता हो, इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू कर सकता है, और जो देश को सही से हैंडल कर सकता है। इसलिए हमें पटेल की जरूरत पड़ी। सरदार पटेल को ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहा जाता। उनके एक्शन में लौह जैसी मजबूती और दृढ़ता थी, जिसके कारण रजवाड़ों से उनके राज्यों के साइज, राजाओं की निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति के आधार पर न केवल बात की गई, बल्कि राजाओं को उनका सम्मान और उनकी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रजवाड़े भारत का अंग विलय करके नहीं बने, बल्कि भारत को अंगीकार करके बने। 25 जुलाई 1947 को भारत के एकीकरण पर माउंटबेटन की उपस्थिति में जो बैठक हुई थी, उसमें सरदार पटेल ने रजवाड़ों के भारत में अधिमिलन का प्रारूप सामने रख दिया था, और साथ ही साथ सभी राजाओं को अधिमिलन पत्र भी वितरित कर दिए थे। ज्यादातर रजवाड़ों ने उसी बैठक में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने की सहमति दे दी थी, बस हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन इन रियासतों को भारत में मिलाने या मिलने की प्रक्रिया को लेकर जो नैरेटिव चलता है वो आधा अधूरा है। विशेष रूप से हैदराबाद के भारत से एकीकरण की जो कहानी चलाई जाती है, जबरदस्ती भारत से जोड़ने की, वो सच नहीं है। हैदराबाद ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसका क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक था, और हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनके पास रजाकार नाम की एक निजी सेना थी, जिसे मिलिशिया भी कहा जाता था, जो कि शासन को बनाए रखने तथा हैदराबाद स्टेट को नव स्वतंत्र भारत में विलय का विरोध करने के लिए बनाई गई थी।
क्योंकि हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के साथ जाने के पक्ष में था और वहां की जनता भारत के साथ जाना चाहती थी। भारत के साथ हैदराबाद का अधिमिलन ना हो जाए, इसके लिए निजाम के रजाकारों ने अत्याचार करने शुरू कर दिए। पटेल की मिनिस्ट्री ने उस समय अधिमिलन पत्र तैयार करके 25 जुलाई की बैठक में सभी प्रिंसली स्टेट्स को बांट दिया और कहा इस पर साइन करना है। वो फॉर्मेट तैयार था, उस पर शब्द सबके, एक एक शब्द सबके लिए सेम इस्तेमाल किया गया। केवल आपको अपनी रियासत लिखनी है और साइन करना है, सील करना है, बाकी सबका पत्र एक ही है। यानी कि किसी राजा के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अपना दिमाग उसमें लगा लेगा। फिर उन्होंने कहा कि करना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ कॉन्टिग्युएशन ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि आपको बाउंड्री की कॉन्टिग्युएशन में ही करना है। हैदराबाद चाहता था कि हम पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन उसकी बाउंड्री नहीं लगती, इसलिए वो जा नहीं सकता। वो खूब चाहे जाना चाहता, नहीं जा सकता। भोपाल चाहता था हम पाकिस्तान चले जाएं, वो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये योजना में ही नहीं। वो वहीं पर जाएगा जहां उसकी बाउंड्री लगती है। जूनागढ़ की स्थिति भी कमोबेश हैदराबाद जैसी थी। 1947 में जूनागढ़ के नवाब ने भी पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की, लेकिन ये फैसला भारत सरकार को मंजूर नहीं था, विशेष रूप से सरदार पटेल को। इसके दो कारण थे। एक, जूनागढ़ की जमीनी सीमाएं सीधे तौर पर पाकिस्तान से नहीं मिलती थीं। दूसरा, जूनागढ़ की अधिकांश आबादी हिंदू थी और नवाब के इस फैसले का विरोध कर रही थी। अब जूनागढ़ का चला गया ना, नवाब भाग गया और नवाब को तय करना है। नवाब भाग गया कहीं और, तो वहां प्रधानमंत्री ने, जो नवाब का वजीर था, वजीर ने कहा हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, जनता से हम पूछेंगे। भुट्टो, जनता से प्लेबिसाइड हुआ, तब जनता ने कहा हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो छोड़कर गया, तो हम क्यों पुलिस एक्शन वहां कर देंगे। अब जब तय हो गया, उस रियासत ने तय कर दिया कि हम भारत के साथ रहेंगे और वहां के रूलर्स ने तय किया कि हम जनता से पूछकर ही अधिमिलन करवाएंगे, तो भाई भारत का पुलिस एक्शन क्यों, भारत के ऊपर क्यों सवाल खड़ा किया जाना। वो तो भारत हो गया ना, जैसे ही वहां पर जनता ने रायशुमारी कर दी कि हम भारत के साथ रहेंगे और प्रधानमंत्री ने करवाई, नवाब भाग गया। फिर भी ये कहा जाता नहीं, ये जबरदस्ती का किया गया। भोपाल भारत के साथ आने वाली सबसे अंतिम रियासत बना। वो 1 जून 1949 को भारत में शामिल हुआ। वैसे भोपाल के नवाब ने अधिमिलन पत्र यानी लेटर ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर बहुत पहले कर दिए थे, लेकिन शर्त रखी थी कि अगर कश्मीर के राजा हरि सिंह लेटर ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उनका अधिमिलन पत्र स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन हरि सिंह ऐसा नहीं करते हैं तो भोपाल भी अपना निर्णय स्वयं लेगा। लेकिन सच ये है कि जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह हमेशा से ही भारत के साथ थे। उन्होंने लंदन में हुए पहले 2 गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटिशर्स से साफ कहा था कि स्वतंत्रता के बाद क्या करना है ये सब हम भारतीय आपस में मिल बैठकर तय कर लेंगे। आप सिर्फ भारत को कब स्वतंत्र कर रहे हैं इस पर बात कीजिए। 25 जुलाई 1947 को जब सरदार पटेल ने बैठक में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वितरित किया था, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री उस समय वहां पर उपस्थित थे और अपनी स्वीकृति भी दे रहे थे। किसी रजवाड़े के भारत में अधिमिलन के समय राजा के पास निहित 2 कैपेसिटी का ध्यान रखना बेहद आवश्यक था। एक, राजा की निजी कैपेसिटी, उसके महल, उसकी संपत्ति। दूसरे, उसके राज्य की संपत्ति। उसके बंटवारे का मैकेनिज्म जानने के लिए कश्मीर के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने का समय मांगा था, लेकिन नेहरू ने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को मिलने का समय ही नहीं दिया। माना जाता है कि गवर्नर जनरल माउंटबेटन चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर का विलय भारत में हो, और नेहरू का मन भी माउंटबेटन की मंशा से ज्यादा अलग नहीं था। माउंटबेटन अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और उसमें कहता है मैं जम्मू कश्मीर गया था। राजा हरि सिंह इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि दोनों एक ही जगह के पड़े हुए हैं।
नेहरू, हरि सिंह, माउंटबेटन सब एक ही विद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो मित्रता थी इनमें। लेकिन राजा हरि सिंह प्योर राष्ट्रवादी है, प्योर राष्ट्रवादी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो भरमंडा हुआ राजा हरि सिंह की वजह से हुआ। महाराजा हरि सिंह ने कहा उनसे कि देखो, आप हमारी प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा उसकी चिंता आप मत करो, आप तो ये बताओ कि आजादी कब दोगे। 1930 मतलब महाराजा हरि सिंह इस लेवल के नेता हैं भारत में। तो महाराजा हरि सिंह से मिलने गए तो माउंटबेटन को उन्होंने ये कहलवाया कि भाई मैं बीमार हूं, मिल नहीं सकता। माउंटबेटन ने कहा कि भाई बीमार हो तो मैं देखने आया हूं। दोबारा आदमी भेजा कि देखने आया, तो उन्होंने कहा मैं इतना बीमार हूं कि मैं देखने लायक ही नहीं हूं। ये महाराजा हरि सिंह ने कहा। ये बात दिल्ली आकर माउंटबेटन ने नेहरू जी को बताई, क्योंकि उनकी अच्छी मित्रता थी। तो माउंटबेटन लिखते हैं अपनी चिट्ठी में कि नेहरू से जब मैंने बात की तो नेहरू जी ने मुझे बताया कि जब महाराजा वाकई में मिलना नहीं चाहते हैं तो वो यही बहाना बनाते हैं, ये उनका पुराना पैतरा है। अब सवाल है कि माउंटबेटन से महाराजा मिलना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि माउंटबेटन ने महाराजा से यह कहा कि कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है अगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में अधिविलीन कर जाएगा तो। हैदराबाद तो नहीं जा सकता क्योंकि वो भारत के बीच में, लेकिन जम्मू कश्मीर की बाउंड्री दोनों से लगती है, वो इधर भी आ सकता है, वो उधर भी जा सकता है। वो तय करेगा कि उसको किसके साथ जाना है। माउंटबेटन प्लान में तो ऐसे ही योजना है। अब माउंटबेटन अगर उनको ये ऑफर देते हैं कि तुम अगर पाकिस्तान चले जाओगे तो हमें कोई समस्या नहीं है, और महाराजा राष्ट्रवादी हैं, महाराजा पाकिस्तान जाएंगे नहीं और ये लोग जबरदस्ती वहां मिल के उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, इसलिए महाराजा ने मिलने से ही मना कर दिया। अब इस बीच में महाराजा करें क्या, क्योंकि नेहरू रिस्पांस नहीं दे रहे, नेहरू काय का रिस्पांस नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री भेजा उसको रिस्पांस नहीं दे रहे। माउंटबेटन वहां जाकर कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, यानी कि सबकी मिली भगत है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान चला जाए। देश के गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने देश की सभी रियासतों का अधिमिलन भारत में लगभग तय कर लिया था। जम्मू कश्मीर रियासत का मामला प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने हाथ में रखा था। जानकारों का कहना है कि महाराजा हरि सिंह और उनके राज्य के प्रधानमंत्री के प्रयासों के पश्चात भी कश्मीर के भारत से इंटीग्रेशन को लेकर नेहरू का रुख थोड़ा ठंडा था। राजा हरि सिंह पर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का जिन्ना की तरफ से लगातार दबाव पड़ रहा था। इस दबाव को देखते हुए राजा हरि सिंह ने जम्मू होते हुए दिल्ली आने के मार्ग को आनन फानन में तैयार करवाया, क्योंकि उस समय कश्मीर से दिल्ली आने के लिए लाहौर जाना बहुत आवश्यक था, और लाहौर उस वक्त पाकिस्तान में जा चुका था। रिकॉर्ड टाइम में वो सड़क व्यवस्था बनाई गई कि यहां कैसे इस हिस्से से बाया जम्मू जोड़ा जाए। इस बीच में महाराजा ने इतनी व्यवस्था कर ली कि अगर पाकिस्तान, क्योंकि उनके दिमाग में रहा होगा कि वो चीफ कमांडर भी थे अपनी सेना के, तो उनके दिमाग में निश्चित रूप से रहा होगा कि ये सब भड़बंडा चल रहा है, इसमें पाकिस्तान कहीं घुस ना जाए और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर हम दिल्ली से कैसे जुड़ेंगे। इसलिए उन्होंने उस मीन टाइम में, जब तक ये अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चला, तब तक उन्होंने इधर रास्ता बनवाया, और इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। नतीजा पाकिस्तान को इशारा चला गया कि भाई माउंटबेटन चाहते हैं कि ये हिस्सा उधर चला जाए, तो उन्होंने हमला कर दिया। हमले के जब हमला हो गया तो पूरा देश एकदम जागा कि ये क्या हो गया। दिल्ली की उदासीनता का नतीजा कश्मीर और कश्मीर की जनता को भोगना पड़ा, जब 22 अक्टूबर 1947 को हजारों कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर वहां रक्तपात मचा दिया। शक की सुई पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना पर थी, लेकिन पाकिस्तान का अधिकृत बयान था कि उसका इस हमले से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नेहरू से सेना की कमान मांगी, क्योंकि राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के राजा होने के साथ साथ अपने राज्य की सेना के सुप्रीम कमांडर भी थे।
मतलब जो सुरक्षा की गारंटी है गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, खैबर पख्तूनख्वा के वो जो दर्रे हैं वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिए। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम रिटेलिएट करके उसको वापस ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है हम हैं नहीं। पाकिस्तान ने यूएनओ में कहा भाई ये तो कबायली हैं, तो कबायली हैं तो कबायली तो इंसर्जेंसी है, हम अब युद्ध करके ले लेंगे वापस। महाराजा हरि सिंह ने अधिमिलन करने के बाद चिट्ठी लिखी, और कई चिट्ठियां हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां का सुप्रीम कमांडर हूं, मुझे सेना की कमान दे दीजिए, मैं अभी वापस ले लूंगा। प्रधानमंत्री नेहरू की किम कर्तव्य विमूढ़ता देखकर सरदार पटेल ने पर्दे के पीछे से कमान संभाली और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ गुरु गोलवलकर के पास संदेश भिजवाकर राजा हरि सिंह से मिलकर जम्मू कश्मीर का जल्द से जल्द भारत में अधिमिलन करवाने की अपील की। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक पूज्य गुरुजी, ऐसा कहते हैं कुछ राइटर्स ने लिखा है कि पूज्य गुरुजी से पटेल ने प्राइवेटली संपर्क करवाया और कहा कि हम तो यहां बंधे हुए हैं सरकार से, और सरकार का प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर इन्होंने अपने पास ले रखा है पटेल ने, वो नेहरू ने, और माउंटबेटन भी उधर ही इंक्लाइंड है। माउंटबेटन भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान चला जाए। तो अब कौन है शक्ति देश में? तो ऐसा कहते हैं कि उस समय गुरुजी जहां कहीं भी जाते थे, बीबीसी लंदन अनाउंस करता था कि देश में एक शक्ति है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक देश में जहां कहीं भी जाते हैं, लाखों लोग खेतों में होते हुए उनके पीछे पीछे जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, लोग पीछे पीछे जाते हैं। ऐसा संत प्रवृत्ति का व्यक्ति भारत में इतना पॉपुलर है, तो निश्चित रूप से पटेल के दिमाग में आया होगा अगर कोई और कर सकता है तो वो संघ कर सकता है। माना यह जाता है कि राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में अधिमिलन पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए, लेकिन रिकॉर्ड ये बताते हैं कि इस पत्र पर हरि सिंह ने अगस्त में ही हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन उस पत्र को स्वीकार करने का किसी के पास समय ही नहीं था, और आनन फानन में अगस्त में हस्ताक्षरित उस पत्र में तारीख काटकर 26 अक्टूबर 1947 कर दिया गया। उधर सेना ने कबायलियों के उस हमले का जवाब देते हुए कबायलियों के पास चला गया कश्मीर का बहुत सा हिस्सा वापस ले लिया, लेकिन तभी प्रधानमंत्री नेहरू मसले को लेकर यूएनओ चले गए। लाहौर हाईकोर्ट के जज थे मेहरचंद महाजन को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया, और वो चूंकि लर्नर्ड व्यक्ति थे, उन्होंने फिर इधर इनिशिएट किया, और इधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान घुसने की वजह से ये सब कुछ एक जनभावना तैयार हो गई थी, तो नेहरू वहां हल्के पड़ गए, और तब यह अधिमिलन पत्र साइन हुआ। और उसी पत्र पर जल्दबाजी में दूसरा लिखवा भी नहीं पाए, छपवा भी नहीं पाए, उसी पर वो डेट काटकर नई डेट डालकर दे दिया गया, उसको अधिमिलन पत्र कहते हैं। इसमें महाराजा का कोई दोष नहीं। महाराजा तो शुरू से भारत को एक देखना चाहते थे, इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उनका भाषण सुनेंगे तो भारत एक है। महाराजा स्वतंत्र भी नहीं रहना चाहते थे, ऐसा कहीं महाराजा का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई उनका डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये कहता हो कि वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। कश्मीर पूर्ण रूप से पाकिस्तान में जाने से तो बच गया, लेकिन उसके बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, और ये खैबर पख्तून और गिलगित बाल्टिस्तान का वो हिस्सा था जिसका इस्तेमाल करके भारत में आतताई और आक्रमणकारी आते रहे थे, और 1947 के बाद से ये क्षेत्र पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों का प्रवेश द्वार बन गया। काश उस समय हम यूएनओ न जाते, काश सेना को मोर्चे पर पहले लगाया जाता, तो सरदार पटेल के प्रयास से भारत की रियासतों के हुए सफल एकीकरण पर कश्मीर के बट जाने का दाग न लगता। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।